हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल। आज की जो वीडियो है बेटा आपका वो एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के बच्चों के लिए है। और आज की वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th के सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आता है कि सर हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वो कैसे रिलेटेबल रहेंगे। तो बेटा जो प्रीवियस ईयर के अंदर जो आपके टॉपिक्स अभी तक एम्स बीएससी नर्सिंग में लास्ट 3 इयर्स में पूछे गए हैं, तो उन्हीं टॉपिक पर बेस्ड मैं कुछ नए क्वेश्चंस आपके लिए इस वीडियो के अंदर लेके आया हूं। और अपार्ट फ्रॉम दैट जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट और है जिनसे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी हाई है, तो मैं उनको भी बेटा इसके अंदर टॉपिक्स को कवर करने वाला हूं क्वेश्चंस के साथ। तो चलिए बेटा फिर आज की वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं। और साथ ही साथ जो सभी बच्चे हैं वीडियो के साथ साथ जब आपका वीडियो चलता रहेगा तो उस टाइम पर आप बच्चे भी क्वेश्चन को परफॉर्म कर सकते हैं बेटा, ठीक है। तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखेंगे क्योंकि आप सभी बच्चों के लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो देखते हैं कि हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो बेटा हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या कहता है। अच्छा, इसमें चैप्टर वाइज है पूरा का पूरा, तो यूनिट एंड डायमेंशन है। मैं इसमें मेंशन किया हूँ बेटा कि जो लास्ट ईयर में ये लास्ट ईयर्स में जो क्वेश्चन पूछे हैं वो डायमेंशन एनालिसिस से बेस्ड क्वेश्चन पूछे हैं। वो ही डायमेंशन एनालिसिस का मतलब हुआ डायमेंशन फार्मूला से बेस्ड क्वेश्चन पूछे हैं। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर आपका कवर करने वाला हूं डायमेंशन फार्मूला, वर्नियर कैलिपर और एरर। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है बेटा जी, रेशो ऑफ डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट एंड दैट ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो मेरे भाई, तो आप सब बच्चों को पता है कि प्लैंक कांस्टेंट का जो डायमेंशन होता है बेटा वो हमारे पास क्या रहता है, एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी। तो इसको मैं एनर्जी को क्या लिख सकता हूँ, ml2 t-2, और फ्रीक्वेंसी बेटा जी हमारे पास हो गया t-1। तो अगर हम यहाँ पर लिखेंगे तो ये मेरे पास बन के आएगा ml2 t-1, ठीक। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हमारा mr², तो उसके हिसाब से अगर हम चले तो ये आ जाएगा ml², ठीक। तो अगर अपन दोनों को डिवाइड करते हैं तो h/e हमारा हो गया ml2 t-1, ठीक है भाई। और डिवीजन में आपका i, तो i कितना हो गया बेटा जी, ml2 से ml2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो h/e i का जो मोमेंट तो आपके पास आएगा वो आएगा t की पावर -1। t की पावर -1 आपका किसका होता है बेटा, फ्रीक्वेंसी का। तो इसका मतलब हमारा पहला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट, ठीक। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड क्वेश्चन है। वर्नियर स्केल ऑफ अ ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप हमें गिवन है, जिसमें आपने को बताया गया है कि जो 58 डिवीजन है वो 49th मेन स्केल डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहा है, और हर एक जो मेन स्केल है वो 0.5 का है। तो बेटा यहाँ पर आपको लीस्ट काउंट पूछा है, तो सिंपल क्वेश्चन हो गया 1 MSD डिवाइडेड बाय नंबर, जो टोटल नंबर है। तो 1 मेन स्केल डिवीजन हो गया 0.5 mm और टोटल नंबर अपने पास हो गए 50। तो ये हो गया हमारे पास कितना बेटा जी आपका 0.01 mm, ठीक। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। एरर पर बेस्ड प्रॉब्लम है, तो हमारे से क्या बोला, एक फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी को बताया गया है कितनी है। तो बेटा जी फिजिकल क्वांटिटी हमारी होगी Q = x³ y² z। आपको x, y और z तीनों में परसेंटेज एरर गिवन है, और आपका Q क्वांटिटी Q के अंदर आपसे पूछा गया है, ठीक। तो जब भी वो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा बेटा तो आपको ध्यान रखना मैक्सिमम एरर की वो बात कर रहा है, ठीक सर। तो मैक्सिमम एरर कितना हो जाएगा, ΔQ/Q आपका हो गया। एरर इन पावर है, तो सब बच्चे एरर इन पावर का फॉर्मूला याद रखेंगे। जो भी पावर होती है वो प्लस माइनस करके बाहर आ जाती है। तो ΔX/x +-2 ΔY/y +- अच्छा ये ऊपर जाके z की पावर -1 बनेगा, माइनस को कंसिडर नहीं करना क्योंकि आपको मैक्सिमम एरर निकालना बेटा। तो ये हो गया + आपका ΔZ/z। तो सभी अब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको परसेंटेज में मिल जाएगी वैल्यू। तो हमारे पास जो परसेंटेज में आ गया तो ये अपने पास हो गया 3, ठीक है बेटा जी। तो ये हो गया 3 और ΔX/x अपना हो गया 1% प्लस इसको बाहर ले लिए तो 2, और ये हमारे पास 2 है तो 2% प्लस आपका ΔZ हमारे पास है बेटा 4%। इसको अगर अपन सॉल्व करते 3, 4 और 4, ठीक है, तो ये आ गया 11%। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 11%। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक। अगला टॉपिक जो हमारा काइनेमेटिक्स, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस हम टॉपिक पर बेस्ड कवर करने वाले हैं। तो अगर हम काइनेमेटिक्स की बेटा बात करें तो काइनेमेटिक्स के अंदर हमारे से जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो वर्टिकल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ये वो टॉपिक्स है जिससे क्वेश्चन पूछे। और जो टॉपिक अपन कवर करने वाले बेटा वो इसी से रिलेटेड टॉपिक्स है और कुछ एक्स्ट्रा भी करेंगे, ठीक। वर्टिकल मोशन, ग्राफ, प्रोजेक्टाइल मोशन, वेक्टर, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इस पर अपन क्वेश्चन करने वाले। काइनेमेटिक्स का वेटेज हाई रहता है। तो अगर अपन पहले क्वेश्चन की बात करें, हमारे से बोला है कि एक मास की बॉल है, वर्टिकली आपकी थ्रो की गई है डाउन
फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर। तो मतलब एक बॉल को आपने नीचे फेंका है तो इनिशियल वेलोसिटी u हो गई, और जिस हाइट से फेंका बेटा वो अपने पास हो गई 10 मीटर। सही बात सर। इट कोलाइड विद द फ्लोर एंड लूजेज 50% ऑफ इट्स एनर्जी एंड देन राइजेज बैक टू द सेम हाइट। ठीक है, यहाँ से टक्कर मारने के बाद आपका वो 50% एनर्जी मार के जब ये ऊपर जाएगी तो उसको KF मान लेते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो KF है वो 50% है आपका K, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन किया गया है। ठीक है, तो अपने को KF और K निकालना है। तो KF हमारे पास हो गया हाफ m। ठीक है, ऊपर जाने की वेलोसिटी को v मान लेते हैं, हाफ mv²। 50% का मतलब हुआ हाफ, और ऊपर से आने वाली एनर्जी, जब ऊपर थी तो पोटेंशियल एनर्जी भी थी, और आपने थ्रो किया तो बेटा उसके पास क्या भी था, काइनेटिक एनर्जी। तो मतलब ये हो गया mgh प्लस आपका हाफ mu²। ठीक है, तो यहाँ पर m से m कैंसिल, और सॉरी हाफ से हाफ कैंसिल, m कॉमन लेके m से m कैंसिल, तो हमारे पास बच गया v² इक्वल्स टू, ठीक है, तो v² इक्वल्स टू GH प्लस u²/2। सही बात सर। अच्छा, अब v² हमें नहीं पता, उसने बोला कि मैक्सिमम हाइट उतना ही रीच करता है, तो इसका मतलब जो v यहाँ पे रहने वाला है वो √2GH रहेगा बेटा जी। ठीक है, तो v² माइनस u² इक्वल्स टू 2s को अपन यूज़ करेंगे, ऊपर जाके फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी u है, तो फॉर्मूले में पुट करके अपने को इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड मोशन की v मिल जाएगी। सही बात सर। तो यहाँ पर अगर इस वैल्यू को रखेंगे तो ये हो जाएगा 2GH इज इक्वल्स टू GH प्लस u²/2। इसको इधर माइनस करेंगे तो बेटा ये अपने पास आ गया GH, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया u²। तो u की वैल्यू आ गई अपने पास √2GH। ठीक है जी, तो इसमें अपन वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से u की वैल्यू आ गई √2, g इज़ योर 10 एंड h इज़ ऑल्सो 10, तो u बिकम 10√2। तो इसके हिसाब से अपना जो u है वो कितना बन जाएगा बेटा जी, आपके पास ये बन जाएगा 14.1 अप्रॉक्स में 14 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास इसका आंसर आया ए ऑप्शन। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमारे से क्या बोला है, इस क्वेश्चन के अंदर बेटा हमारे से बोला है कि दो ऑब्जेक्ट है, एक एंगल थीटा पे फेंका, एक 90 माइनस थीटा पे फेंका हॉरिजॉन्टल से सेम स्पीड पे, तो मैक्सिमम वर्टिकल हाइट का आपको रेशियो बताना है। सही बात सर। बेटा तो एच मैक्स हमारे पास होता है u² sin² थीटा बाय 2g। सही बात सर। अब इसमें आपका जो पहले वाला हाइट है उसका भी u² इनिशियल वेलोसिटी हो गया 2g, और अपने पास हो गया पहला एंगल sin² थीटा, डिवाइड में दूसरी हाइट को रख लेते हैं u²/2g, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी सेम है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपने पास सेम रहने वाला है। तो यहाँ हो जाएगा sin² 90 माइनस थीटा। आप सब बच्चों को पता है sin² 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है। ये वैल्यू अपनी डिवाइड हो गई, तो h1/h2 जो अपने पास हो गया वो हो गया यहाँ से tan² थीटा। तो h1/h2 का रेशियो हमारे से पूछा था, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो हमारे से बोला है 3 प्रोजेक्टाइल मोशन है ABC, 30, 45, 90 डिग्री में फेंका, तीनों का रेंज आपके पास डिफरेंट दिया गया है, रिलेशन पूछा है। अगर आप बेटा पहले वाले प्रोजेक्टाइल मोशन को और थर्ड वाले प्रोजेक्टाइल मोशन को देखते हो तो 30 और 60 पर है, तो मतलब दोनों का जो सम है वो 90 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो दोनों की रेंज सेम रहने वाली है। तो मतलब RA का जो रेंज है वो RC के बराबर रहेगा। अब अपने को 45 डिग्री पर चेक करना है कि रेंज कम है या ज़्यादा है। तो अगर अपन RB की बात करें तो अपने को पता है sin², ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा sin² sin2 थीटा डिवाइडेड बाय g। ठीक है, तो ये अपने पास आ गया sin² sin 90 होता है 1, तो इसका मतलब ये हो गया u²/g। तो RB हमारे पास हो गया u²/g, तो ये मैक्सिमम रेंज रहती है आपके पास। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या रहने वाली है आपके पास मैक्सिमम रेंज। सिमिलरली अगर अपन RA की बात करें तो RA और RB का रेंज सेम रहेगा, पर रहेगा कितना वो भी चेक कर लेते हैं, u²/g, तो ये हो गया sin² 60। ठीक है, 2 × 30 sin² 60, sin 30 होता है 1/2। ठीक है जी, तो आपका sin 60 जो हमारे पास होता है वो होता है √3/2, तो ये कितना बन के आ जाएगा, इट बिकम्स 3/4 u²/g। तो ये वैल्यू हो गई 0.7 अप्रॉक्स में 0.8 u²/g। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों वैल्यूज़ को देखेंगे तो RB उसमें ग्रेटर देन है, और आपका RB इज़ ग्रेटर देन एंड RA इज इक्वल्स टू RC, दोनों की वैल्यू सेम रहेगी। तो ऐसा हमारे पास ऑप्शन डी में है बेटा। नेक्स्ट, ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बेटा। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मैक्सिमम रेंज अपने को दी गई है 16 किलोमीटर। आप सब बच्चे जानते हैं मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला होता है u²/2। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन में थीटा 45 डिग्री sin 2 थीटा होता है, तो sin 2 थीटा मतलब sin 90 बिकम्स 1। ठीक है, तो R मैक्सिमम हमारे पास कितना हो गया, दैट इज़ योर 16 किलोमीटर। तो उसको अपन लिख सकते हैं किलोमीटर को 16 टाइम्स ऑफ 10⁻³
एंड यू स्क्वायर बाय जी इज़ 10। तो इसको इधर ले जाऊंगा तो बेटा ये हो जाएगा 16 टाइम्स 10 टू द पावर 4 इन रूट, सो यू बिकम्स 4 एंड इट बिकम्स 100। सो हमारे पास u की वैल्यू आ गई 400 मीटर पर सेकेंड। तो ये अपने पास आंसर हो गया, सी ऑप्शन ऐसा है। अगले क्वेश्चन में, फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन इज मिनिमम एंड एक्यूट। देखो जब हम एक प्रोजेक्टाइल मोशन को करते हैं बेटा जी, तो प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जब अपन बॉल को थ्रो करेंगे, ठीक है, तो कुछ ऐसा मोशन अपने पास देखने को मिलेगा। ठीक, तो इसके मैक्सिमम हाइट पर अगर अपन जाएंगे तो मैक्सिमम हाइट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और आपके पास वेलोसिटी, इन दोनों के बीच का एंगल जो रहने वाला है वो 90 रहता है। और इससे अगले वाले हाफ में अगर हम पूरे में बात करें तो एंगल लेस देन 90 रहने वाला है। उसके लिए आप चाहे तो टेंजेंट ड्रॉ कर कर भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, इस पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें और ये हमारे पास हुआ तो दिस एंगल विल बी लेस देन 90। तो लेस देन 90 जब एंगल होता है तो उसको अपन एक्यूट बोलते हैं। पर उन्होंने सिर्फ एक्यूट एंगल की स्टेट नहीं पूछी है, उन्होंने आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि मिनिमम कहाँ होगा। तो मिनिमम बिल्कुल बॉटम पे होगा। यहाँ पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए और ये देख लीजिए, तो ये बेटा हमारे पास एंगल सबसे कम आने वाला है। तो इसका मतलब जो मिनिमम वैल्यू रहेगी वो एक पॉइंट पर रहेगी। तो आपका ऑप्शन हो गया ए। तो हम मूव करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पर। अच्छा देखो, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर अपने को क्या गिवन किया गया है, एक वेलोसिटी पोजीशन का ग्राफ दिया है, बिल्कुल सही दिया है सर, और एक्सेलरेशन पोजीशन का ग्राफ पूछता है। देखो कभी भी आपको ग्राफ का क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ग्राफ कैन बी फॉर्म्ड ओनली बाय फाइंडिंग द इक्वेशन, क्योंकि जब तक आपको इक्वेशन नहीं पता होगा तो आप ग्राफ नहीं ड्रॉ कर सकते हो। अब हमारे पास अगर इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन होती है तो अपन डायरेक्ट ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, पर यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है तो उस ग्राफ से पहले हम एक इक्वेशन को डिड्यूस करेंगे। अब देखिए स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, तो स्ट्रेट लाइन में यहाँ पर v दिया है और यहाँ पर x दिया है, तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी का हमारा ग्राफ हुआ। अगर हम बेटा v पर इंटरसेप्ट की बात करें तो वो v नॉट है। तो इस स्ट्रेट लाइन में देखेंगे तो y हो गया अपना v इज इक्वल्स टू स्लोप। देखो स्लोप नीचे की तरफ जा रहा है तो नेगेटिव स्लोप है, तो इट बिकम्स माइनस वी नॉट बाय एक्स नॉट टाइम्स ऑफ x प्लस, और इंटरसेप्ट पॉजिटिव है दैट इज़ v नॉट। ठीक है, तो पर ये जो हमारे पास रिलेशन गिवन है इट इज़ फॉर वेलोसिटी, पूछा एक्सेलरेशन है, तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। तो हमारे पास एक्सेलरेशन हो जाएगा dv बाई dt, तो अपन रख लेते हैं बेटा, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू, तो इट बिकम्स माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इट बिकम dx बाई dt प्लस ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन हो गया 0, तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट टाइम्स ऑफ v, क्योंकि dx बाई dt हमारा क्या होता है बेटा जी, वेलोसिटी। सही बात सर। अच्छा अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या आ गया कि जो आपका ग्राफ पूछा है वो ग्राफ किसके बीच में पूछा है, कि सर ग्राफ पूछा है a और x के बीच का, रिलेशन a और v का है, तो मतलब v को हमें यहाँ सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ v को सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस वी नॉट बाय एक्स नॉट। ठीक है, v की वैल्यू हमारी कितनी है, माइनस वी नॉट बाय एक्स नॉट टाइम्स ऑफ x प्लस ऑफ वी नॉट, अंदर पे ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस वी नॉट बाय एक्स नॉट का होल स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई में x माइनस ये हो गया वी नॉट का स्क्वायर बाय एक्स नॉट। ठीक, तो अब ये इक्वेशन आ गई, इक्वेशन के साथ ही आप ग्राफ बना सकते हो। अब देखो ये आपका स्लोप है, ठीक है जी, ये आपका इंटरसेप्ट है। अच्छा इंटरसेप्ट कहाँ पे सर, इंटरसेप्ट जो आपको देखना है वो देखो जो इधर लिखा है, ठीक है, ए का इंटरसेप्ट है। सही बात सर, तो ए पे इंटरसेप्ट नेगेटिव है। अब अपने पूरे ग्राफ में देख लो, एक तो ये वाला ग्राफ है और एक ये वाला ग्राफ है, ठीक है, तो जिसमें आपका इंटरसेप्ट नेगेटिव है, तो इन दोनों में से कोई आंसर होने वाला है। अच्छा दूसरा आप देखो कि स्लोप आपका पॉजिटिव है नेगेटिव है, सर स्लोप पॉजिटिव है, तो स्लोप पॉजिटिव मतलब कर्व ऊपर की तरफ को चलेगा, तो इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर है वो ये वाला हो गया। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बेटा हमारे से क्या बोला है, ठीक है, कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करते हुए चलो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे से क्या बोला, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन एट t इज इक्वल्स टू 0, वेलोसिटी आपको गिवन है। ठीक है, जो वेलोसिटी गिवन है इनिशियली, तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी आपकी y एक्सिस में गिवन है 10 मीटर पर सेकंड, तो इनिशियल वेलोसिटी x एक्सिस में 0 है। ठीक है, आपसे क्या बोला है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन वेक्टर फॉर्म में गिवन है, दैट इज 8i कैप प्लस 2j कैप। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक्सेलरेशन आपका x एक्सिस का है और ये एक्सेलरेशन y एक्सिस का है। अच्छा दोनों ही टाइम पे, ये दोनों ही जगह पे आपका जो एक्सेलरेशन है वो 8 और 2 मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, मतलब यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। आपसे पूछा है कि एट एनी इंस्टेंट x कोऑर्डिनेट, अच्छा साथ के साथ आपको डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन ऑफ पार्टिकल इन x एक्सिस गिवन है 16 मीटर, y कोऑर्डिनेट आपसे पूछा है। तो देखो मेरे भाई, ठीक है, देखो बच्चों आप क्या करोगे यहाँ पे, ठीक है, आपको यहाँ क्या काम करना है, क्योंकि एक्सेलरेशन अपने को गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है और डिस्प्लेसमेंट है, तो हम फॉर x एक्सिस सबसे पहले फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो x एक्सिस के लिए क्या लगाएंगे अपन, x इज इक्वल्स टू
यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक तो ये भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा x 16 हो गया, इनिशियल वेलोसिटी 0, हाफ एक्सेलरेशन अपना कितना है 8 एंड इट बिकम टी स्क्वायर। तो ये अपने पास 4 से ये गया 4, तो t अपने पास आ गया 2 सेकेंड। तो मतलब कि जब आप 16 मीटर पर थे उसी इंस्टेंट पर y कोऑर्डिनेट पूछा है, तो उस टाइम पर टाइम था आपका 2 सेकेंड। सही बात सर। अब हम यही फॉर्मूला y एक्सिस के लिए लगाएंगे। तो आपके पास s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब अपन y एक्सिस को निकालेंगे, पर y एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी अपने को गिवन है, कितनी है सर 10, और टाइम कितना हो गया सर 2 प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना है अपने पास x एक्सिस का, दैट इज़ 2 इनटू टाइम कितना बोला गया हमारे से जो हम फाइंड किए 2 सेकेंड। तो इस हिसाब से अपना आंसर आ रहा है 20 + 4। तो y का जो कोऑर्डिनेट है वो आ रहा है 24 मीटर। सही बात सर। तो डी ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन वेक्टर, ठीक, सही बात सर। तो वेक्टर में क्या गिवन है, ए वेक्टर 2i के प्लस 3i के प्लस 8j क्या परपेंडिकुलर है। आपको पता है जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है सर, 0 होता है। तो हम यहाँ पर इसका डॉट प्रोडक्ट लिख लेंगे। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपका हो गया 0। अब जब कभी भी डॉट करते तो सेम डायरेक्शन वालों का डॉट प्रोडक्ट होता है, और ये 4, तो कितना हो गया अपने पास ये 8, ठीक है। 3 4 -12 प्लस 8 अल्फ़ा इक्वल्स टू 0। सो इट बिकम -4 प्लस 8 अल्फ़ा इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास आ गया अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 4/8, दैट हैज़ बिकम 1/2, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। सही बात सर, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन हमारे पास काइनेमेटिक्स से जो आपको प्रैक्टिस करने हैं। अब अगर हम बात करें एनएलएम की, तो एनएलएम के लिए आपका ब्लॉक ओवर ब्लॉक पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा, जो बच्चे आपका पहली बार वीडियो को देख रहे हैं मैं उनको बता दूं, ये जो टॉपिक वाइज PYQ डिवीजन है, मतलब किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस किस टॉपिक पर पूछे गए, उसके लिए एक वीडियो अलग से है, ठीक है। तो आप उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो चलते हैं हमारे पास कि ये वीडियो के अंदर अपन कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। लिफ्ट कवर करने वाले हैं, फ्रिक्शन बेस्ड प्रॉब्लम और इंक्लाइंड प्लेन बेस्ड प्रॉब्लम, ठीक। तो हमारे से क्या बोला बेटा पहले क्वेश्चन के अंदर, मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो ट्रेन का है। अच्छा देखो, एक अपने पास ट्रेन है, ठीक है जी। तो एक अपने पास बेटा ट्रेन है, उस ट्रेन के अंदर एक अपन ऐसे ले लेते हैं, ये ट्रेन है, ठीक है। इसके अंदर एक कोई ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, ये आगे की तरफ को मूव कर रही है। इस ब्लॉक का मास 50 kg है, बिल्कुल सही बात सर। लाइंग ऑन द फ्लोर इन स्टेशनरी, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड द ट्रेन इज 0.3। तो अपने को कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.3 गिवन किया गया है, बिल्कुल सही बात, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या है, जरा इसको भी चेक कर लेते हैं। मैक्सिमम एक्सेलरेशन हमारे से पूछा है, ठीक है। अच्छा, आप एक चीज़ बताओ कि आगे की तरफ चलेगा तो इस ब्लॉक पर सीडो फोर्स लगेगी पीछे की तरफ को, बिल्कुल सही बात सर। तो इस पर जो पीछे की तरफ को सीडो फोर्स लगेगी वो कितनी रहेगी, मास ऑफ दिस ब्लॉक एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। सो इट इज़ ma। क्योंकि इसको रेस्ट पे रहना है तो इसका मतलब इधर की तरफ को आपका म्यू n इज इक्वल्स टू mg। तो ma को आप म्यू mg के बराबर कर लेंगे, उसमें से m कैंसिल, तो a हो जाएगा अपना म्यू जी। म्यू की वैल्यू है 0.3, g है अपना 10, तो एक्सेलरेशन आ गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन। तो दैट इज़ योर आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे से बोला कि मैन का वेट है 60 kg, is in a lift moving down with an acceleration of 1.8, the force exerted by the floor on him। ठीक, तो हमारे से सारी चीज़ें इसके अंदर बेटा गिवन की गई है। तो देखते हैं अपना क्वेश्चन क्या है। अच्छा, जो लिफ्ट है वो आपका नीचे की तरफ को मूव कर रही है, एक्सेलरेशन है 1.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सही बात सर। एक मैन इसके अंदर है, उसका वेट, उसका जो मास है वो 60 kg है। अच्छा, एक चीज़ बताओ, अब हम क्या करेंगे बेटा इसके अंदर कि अपना जो नीचे की तरफ को इसका वेट है, ठीक है, तो वो वेट कितना हो जाएगा mg, ठीक है। क्योंकि नीचे की तरफ को चल रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, सीडो फोर्स भी कहाँ लगेगा इसमें, ऊपर। तो इसका मतलब n + ma जो है वो किसके बराबर हो जाएगा सर, mg के। तो n हो जाएगा हमारा mg - ma। तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी g - a, ठीक है। तो ये हमारे पास आया। तो हम n की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी अपने पास, इट बिकम्स m, g इज़ योर वॉट 10 - 1.8। तो 10 की जगह अपन 9.8 ले लेते हैं, तो n बिकम्स 60 टाइम्स ऑफ, ये अपने पास आ गया 8, तो दैट इज़ 480 न्यूटन, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास बेटा, हमारे से क्या बोला, ब्लॉक रेस्ट ऑन रफ इंक्लाइंड प्लेन मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। देखिए भाई, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास एक रफ इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है जी। तो वो जो रफ इंक्लाइंड प्लेन है हमारा,
ठीक है, वो आपका बेटा जी कितना एंगल बनाता है, 30 डिग्री हमारा एंगल बनाता है हॉरिजॉन्टल के साथ। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लेन इज 0.8। तो यहाँ पर एक ब्लॉक है, उसके बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.8 का है। इफ़ द फ्रिक्शन फोर्स ऑन द ब्लॉक इज़ 10 न्यूटन, आपसे बोला गया कि अगर फ्रिक्शन फोर्स 10 न्यूटन है, देखो समझे की बात को, तो मतलब पता क्या कह रहा हूँ कि 10 न्यूटन का आपका फ्रिक्शन फोर्स है। अब क्वेश्चन आता है कि फ्रिक्शन फोर्स दो प्रकार की होती है, एक स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है। अगर अभी बॉडी पर 10 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है तो हमें ये चेक करना है कि अगर इसका वेट अपन नीचे ले ले mg, तो आपको पता है कि इसका एक कंपोनेंट ये होने वाला है, दैट इज़ mg साइन थीटा। तो जो ये mg साइन थीटा है ये वो फोर्स है जो उसको नीचे ले जा रहा है, पर जितनी ये फोर्स है उतनी ही अभी ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है। बिल्कुल सही बात सर। तो इसका मतलब दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करेगी, तो ऊपर जो फोर्स लगेगी वो इसी फोर्स के बराबर होगी, मतलब वो फोर्स क्या कहलाई जाएगी, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। वो हमें कितना गिवन है, 10। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे लिखना है आपको mg साइन थीटा इज इक्वल्स टू 10। तो mg की वैल्यू 10, साइन थीटा हो गया 1/2 इक्वल्स टू t, तो m अपने पास आ गया 2 kg। ठीक, तो आंसर हो गया 2 kg। कई बार बच्चे क्या काम करेंगे कि इस फ्रिक्शन फोर्स को ऊपर लगने वाली जो फोर्स है Fr, दैट इज़ म्यू टाइम्स ऑफ mg cos थीटा के इक्वल लिख देंगे, जो कि गलत रहेगा, क्योंकि ये फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है, और हमें क्वेश्चन के अंदर आपका फ्रिक्शन फोर्स गिवन की गई है। तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्कुलर मोशन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। प्रीवियस ईयर में बैंकिंग ऑफ रोड से क्वेश्चन आया था, हम भी जो आज क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं वो बैंकिंग ऑफ रोड से ही करने वाले हैं, क्योंकि इसमें बैंकिंग ऑफ रोड ही आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पर्सन ड्राइविंग व्हीकल विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, रेडियस अपने को कितना गिवन है कि सर 5 मीटर गिवन है। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड इज इक्वल्स टू 0.1, सही बात। व्हेन विल दे स्लिप वाइल टेकिंग अ टर्न, तो हमारे से पूछा है कि टर्न लेते समय क्या वो आपका करेगा। पर अच्छा इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपको कौन से वाला दिया गया है, रोड लेवल रोड गिवन है, तो इसका मतलब जो हमारा मैक्सिमम स्पीड हुआ उसका फॉर्मूला हो गया म्यू आर जी, क्योंकि लेवल रोड मतलब थीटा 0 10 0 कितना हो गया आपके पास 0, क्योंकि अपने पास जो रिलेशन होता है मैक्सिमम वेलोसिटी का वो म्यू प्लस 10 थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू 10 थीटा होता है। इसमें आपको थीटा 0 रखना है, 10 0 0 हो जाएगा, तो अपने पास जो रिजल्ट बचेगा वो मैक्सिमम स्पीड को देगा। तो हम यहाँ से चेक कर लेते हैं, मैक्सिमम स्पीड को v मान लेते हैं, तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू म्यू आर जी। तो ये हमारे पास जो वैल्यू होती है ये आपका लेस देन और इक्वल टू, ठीक है, इतने पर ही हम मान के चलेंगे कि अपन सेफ है। ठीक है, तो ये लेस देन और इक्वल टू आपकी वैल्यू होती है, तो म्यू की वैल्यू हो गई 0.1, आर आपका हो गया 5, जी हो गया 10, तो 5 मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड आपका v स्क्वायर का वैल्यू अपने को गिवन हुआ है। यहाँ पे आपसे पूछा था क्वेश्चन के अंदर कि पर्सन इज ड्राइविंग अ व्हीकल एट स्पीड दिस 5 मीटर पर सेकेंड ऑन अ लेवल रोड ऑफ रेडियस इतना, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड, विल दे स्लिप वाइल टेकिंग अ टर्न विद द सेम स्पीड। तो आपको बताना है कि अगर वो सेम स्पीड से टर्न ले तो क्या वो स्लिप करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हुआ। अगर पर्सन जो आपका मूव कर रहा है, अगर उसकी रफ्तार v स्क्वायर की वैल्यू अगर 5 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा हुई, इतने से कम मतलब 5 मीटर पर सेकंड पर वो सेफ है, पर अगर इससे ज़्यादा हुई तो वो क्या कर जाएगा, आपका स्लिप कर जाएगा। क्वेश्चन पे मूव करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा व्हील स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो इसका मतलब आपको ओमेगा नॉट 0 गिवन है। ठीक है, जो वेलोसिटी अपने को गिवन है किसी टाइम 5 सेकंड के बाद वो 10 रेडियन पर सेकंड है, सही बात सर। ठीक है, तो आपका टाइम हो गया 5 सेकंड। अल्फ़ा जो है वो अपना कांस्टेंट है और थीटा हमारे से पूछा है, तो थीटा का फॉर्मूला हो गया ओमेगा नॉट प्लस हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर, सही बात सर। ठीक है, तो इसमें ओमेगा नॉट जो अपने पास है बेटा जी वो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो आंसर हो गया हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर। तो थीटा निकालने के लिए अल्फ़ा चाहिए, टी 5 है तो 25। ठीक, तो अगर मुझे अल्फ़ा मिल जाए तो मैं अपना आंसर निकाल सकता हूँ। अल्फ़ा का फॉर्मूला होता है ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बाई टी, तो अल्फ़ा हो गया अपना ओमेगा 10 इनिशियल 0 टाइम 5, तो ये आ गई वैल्यू 2। सो दैट इज़ योर रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू को यहाँ रखेंगे तो थीटा आ जाएगा 1/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ 25। 2 से 2 कैंसिल, तो थीटा आ गया अपना 25
रेडियन। सो 25 रेडियन इज योर सी ऑप्शन। मूविंग टू द नेक्स्ट। अच्छा, अब हमारा सेंटर ऑफ मास आ गया। सेंटर ऑफ मास में बेटा पिछले साल जो क्वेश्चन पूछा था वो इनलास्टिक कोलिजन पर था, और अभी जो अपन प्रैक्टिस करने वाले हैं वो कोलिजन के जनरल फॉर्मूले पे भी करने वाले हैं और इनलास्टिक कोलिजन पे करने वाले हैं। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोला। अच्छा, जो हमने पहला क्वेश्चन लिया सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन पूछा था, बस इस वाले क्वेश्चन में आपको कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन और दे दिया गया है। ठीक है, फिर मैं बता देता हूँ, इसके ऊपर वीडियो मैंने बेटा बनाई हुई है जिसके अंदर आप गो थ्रू कर सकते हैं किस टॉपिक से आपका अभी तक प्रीवियस ईयर पेपर्स में क्वेश्चन पूछे हैं। तो चलते हैं इस क्वेश्चन पे। तो हमारे से बोला है कि इधर की जो रफ्तार है वो 12 मीटर पर सेकंड है और इसी के अपोजिट एक और बॉडी आ रही है। ठीक है, इसका मास हो गया 1 kg और बेटा इसका कितना हो गया 2 kg। जो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है उसकी रफ्तार है 24 मीटर पर सेकेंड। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 2/3 दिया है। देन देयर वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन इज, तो हमारे से इनकी वेलोसिटी पूछिए कोलिजन के बाद कितनी होगी। सही बात सर। अच्छा, एक चीज़ बताओ, तो हम इसमें क्या यूज़ कर सकते हैं। एक तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या कहता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, तो अगर हम कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को यूज़ करें तो 2/3 वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो गया v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई u1 माइनस u2। आने वाली वेलोसिटी 12, अपोजिट डायरेक्शन में 24, तो इसको अपन माइनस करके लिखेंगे तो 36। ठीक, तो यहाँ से अगर हम चले तो ये आगे बेटा इतना आगे, तो v2 माइनस v1 हमारे पास हो गया 24। सही बात सर। तो एक इक्वेशन तो हमने यहाँ से डिड्यूस कर लिया, दूसरा इक्वेशन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से यूज़ कर लेंगे। ये बॉडी इधर आ रही है तो ये हो गया हमारे पास m1 v1, सो दैट इज़ 12 टाइम्स ऑफ 1 माइनस ये अपोजिट डायरेक्शन में 24 टाइम्स 2 इज इक्वल्स टू 1 टाइम्स ऑफ v1 प्लस ट्वाइस ऑफ v2। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इट बिकम्स 48 माइनस 12, सो इट बिकम्स 36 v1 प्लस ट्वाइस ऑफ v2। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। अब हम इन दोनों इक्वेशन को यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक सर, तो ये आ गया v1 प्लस 2v2 इक्वल्स टू माइनस 36, और इसको लिख लूँगा बेटा मैं माइनस v1 प्लस v2 इज इक्वल्स टू 24। इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं तो ये आ गया 3v2 इक्वल्स टू माइनस 12, तो v2 की वैल्यू आ गई -4 मीटर पर सेकेंड। अब अपन v2 की वैल्यू को यहाँ रख लेते हैं, सो इट बिकम्स -4 माइनस v1 इक्वल्स टू 24, सो v1 बिकम्स योर -28। ठीक, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें 28 भी है आपका v1 की वैल्यू और v2 ये रहा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट। ड्यूरिंग इन इलास्टिक कोलिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी ऑलवेज रिमेन कंजर्व। सिंपल है, मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है, चाहे इलास्टिक और चाहे इलास्टिक कोई भी कोलिजन हो। सही बात सर। अगले पे चलते हैं। हमारे से बोला टू पार्टिकल विच आर इनिशियली एट रेस्ट मूव टूवर्ड्स ईच अदर अंडर द एक्शन ऑफ देयर म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखो अब आपका जो यहाँ फोर्स है वो इंटरनल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सेंटर ऑफ मास है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ना उसकी वेलोसिटी में ना उसकी पोजीशन में। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास जो थी बेटा वो कितनी थी, रेस्ट। तो आपका अब वो भले ही म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की मदद से v और 2v पर इंडिविजुअल बॉडी चल रही हो, पर सेंटर ऑफ मास जो पहले था वही सेंटर ऑफ मास बाद में रहेगा। तो अगर पहले सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 थी तो बाद में भी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 रहेगी। सही बात सर। अब हमारा अगला क्वेश्चन, अगला जो टॉपिक है बेटा, अब हमारा जो अगला टॉपिक है बेटा वो है हमारा रोटेशनल मोशन पे। रोटेशनल मोशन पे पिछली बार जो क्वेश्चन पूछा था मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और रोलिंग मोशन पे पूछा था। सही बात सर। और अभी हम जो भी प्रैक्टिस करने वाले हैं वो भी हम रोलिंग विदाउट स्लिपिंग और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पे ही करने वाले हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो अपने को बोला गया है कि एक रिंग है, एक सिलेंडर है और एक स्फीयर है। ठीक है, रिंग, सिलेंडर और स्फीयर। तो आपको रिंग का भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, कितना होता है सर, mr²। आपको सॉलिड सिलेंडर का भी पता है, कितना होता है जी, हाफ mr²। ठीक है, और ऐसे हमें स्फीयर का भी पता है, कितना होता है 2/5 mr²। तो ये रेस्पेक्टिव मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, रेडियस और मास दोनों का सेम है। इंक्लाइंड प्लेन पर विदाउट स्लिपिंग आपके पास आ रहे, वेलोसिटी का रिलेशन हमारे से पूछा है। देखो वेलोसिटी का स्क्वायर होता है अपने पास कितना, 2gh डिवाइडेड बाय 1 + k² ठीक, तो k² की अगर मैं बात करूं रिंग के लिए, ठीक है, तो अगर हम रिंग के लिए बात करेंगे तो वो 1 आ रहा है। ठीक है, और ऐसे अगर हम सिलेंडर की बात करेंगे बेटा, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो इसके लिए कितना आ रहा है हमारे पास 1/2 आ रहा है, और इसके लिए कितना आ रहा है 5। तो जो mr² है आप इससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिवाइड कर देंगे तो वो k² की वैल्यू देगा। सही बात सर। तो अगर मैं वेलोसिटी की बात करूँ तो एक वेलोसिटी अपन आ गया 2g, 1 + 1 2। दूसरी वेलोसिटी हमारे पास आ गई कितनी
2gh। अच्छा, ये वाली वेलोसिटी जो है ये रिंग के लिए है, ये सिलेंडर के लिए है, तो ये कितना हो गया 3/2 मतलब 2/3। ठीक है, ऐसे अगर हम स्फेयर की बात करें तो वो कितना हो जाएगा 2gh, और नीचे में आ गया 1 + 2/5, तो मतलब आपका कितना हो गया बेटा जी, ये VS² इज इक्वल्स टू, ये आ गया हमारे पास 5/7 टाइम्स ऑफ 2gh। ठीक है, बिल्कुल सही बात सर। ठीक है, तो ऊपर गया 5/7। अब देखो यहाँ पर 5/7 है, यहाँ पर 2/3 है, और यहाँ पर 1/2 है। ठीक है, तो ये वैल्यू 0.5 के बराबर हो गई, तो ये वैल्यू हमारे पास किसके बराबर हो जाएगी, आपका 0.6 के, और अगर इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगी 0.7 के। तो आप यहाँ से खुद चेक कर लीजिए कि कौन सी वेलोसिटी आपके पास ज़्यादा है, क्योंकि वैल्यू VS² का जो आ रहा है वो 0.7 आ रहा है, VC² की जो वैल्यू आ रही है वो 0.6 आ रही है, और VR² की वैल्यू जो आ रही है वो 0.5 आ रही है। तो आप इससे रिलेशन डिड्यूस कर सकते हैं। तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सॉलिड स्फेयर एंड अ होलो स्फेयर ऑफ द सेम मास हैव द सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट देयर रिस्पेक्टिव, द रेशियो ऑफ द रेडियाई। देखिए, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला अगर हम सॉलिड स्फेयर के लिए चले बेटा तो वो हो जाएगा 2/5 mr²। अगर अपन क्या कहते हैं होलो स्फेयर के लिए चले तो वो हो जाएगा आपका 2/3 mr²। ठीक है, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है पर रेडियस अलग अलग है। एक की रेडियस अपन r1 मान लेते हैं और दूसरे की रेडियस r2। ठीक है, अब हम दोनों को एक दूसरे के इक्वल रखेंगे तो ये बन जाएगा बेटा 2/5 mr1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2/3 mr2 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपका 2/3 से कैंसिल, सो इट बिकम्स 3/5 इक्वल्स टू r2/r1 का होल स्क्वायर। अब हमें देखना है कि आपसे किससे पूछा है, सॉलिड स्फेयर, तो सॉलिड स्फेयर ये रहा, तो आपको पूछा गया है r1/r2, सो विच बिकम 5/3 टू द पावर 1/2। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ योर करेक्ट। अब ग्रेविटेशन से क्या क्वेश्चन पूछे है सर, तो देखो ग्रेविटेशन से जो पहले क्वेश्चन पूछे गए बेटा वो सैटेलाइट पर बेस्ड पूछे गए हैं। अपन आज की क्लास के अंदर या वीडियो के अंदर वेरिएशन इन जी, एस्केप वेलोसिटी और सैटेलाइट तीनों टॉपिक कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, तो इसलिए आप थोड़ा सा साथ के साथ क्वेश्चन परफॉर्म करते हुए चले, कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो आप सॉल्यूशन को देखकर उसको क्लैरिटी ला सकते हैं बेटा। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट ऑफ 10 किलोमीटर। देखो 10 किलोमीटर की जो हाइट है वो सरफेस के नियर बाय ही हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब हम इसमें कंडीशनल फार्मूला हाइट का लगा सकते हैं, और कंडीशनल फार्मूला हाइट का कितना है बेटा जी, वो है 1 - 2h/r। और दूसरा हमारे को ये वैल्यू किसके बराबर गिवन की गई है, x के बराबर। और अगर हम ऐसे ही इनसाइड द अर्थ जाते हैं मतलब डेप्थ, तो डेप्थ का फॉर्मूला हो गया 1 - d/r, और ये वैल्यू भी हमें किसके बराबर की गई है, x। ठीक है, तो हमारे से रिलेशन क्या पूछा है, अच्छा हमें हाइट बता दी गई थी, तो मतलब h की वैल्यू 10 है, और डेप्थ वो जानना चाहता है कितने अंदर हम जाएंगे। तो दोनों वैल्यूज़ को इक्वल कर देता हूँ, तो 1 - 2h/r इज इक्वल्स टू 1 - d/r। तो यहाँ से 2h इज इक्वल्स टू d, तो d इज इक्वल्स टू 20, क्योंकि h 10 है। तो अपना कौन सा ऑप्शन हो गया सर, अपना ऑप्शन हो गया d। सही बात सर। अगला क्वेश्चन हमारे से क्या बोलता है, द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज v। आपसे बोला गया कि अर्थ सरफेस से एस्केप वेलोसिटी जो है वो v है। आपको पता है फॉर्मूला होता है 2gm/r। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ उसमें डेंसिटी का रिलेशन बोला गया है, तो डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज़ 4/3 πr³। तो m की वैल्यू हो जाएगी रो टाइम्स ऑफ 4/3 πr³। तो इस मास को मैं यहाँ सब्सटीट्यूट कर लेता हूँ, तो v की वैल्यू हो गई जी सर आपके पास 2g/r टाइम्स ऑफ 4/3 πr³। एक r से r कैंसिल r², तो मतलब वेलोसिटी जो है वो आ गया r² रूट से बाहर आ जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू बच गई कि सर 8/3, ये अपने पास बच रहा है πg टाइम्स ऑफ रो। अब एस्केप वेलोसिटी का ये फॉर्मूला हुआ। सही बात सर। अब आपसे बोला है द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द प्लैनेट हैविंग रेडियस 4 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ। देखो अब v जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है, तो r डैश हो जाएगा 4r, तो अगर अपन दोनों को डिवाइड करेंगे तो वो हो जाएगा 4v। तो नए वाली वेलोसिटी अपनी आ गई 4v, तो इसका मतलब बी ऑप्शन इज करेक्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सैटेलाइट पर बेस्ड क्वेश्चन है। सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग क्लोज टू द अर्थ सरफेस हैज़ अ काइनेटिक एनर्जी के। तो आप बच्चों को पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो वेलोसिटी पर डिपेंड करती है, दैट इज ½ mv², और ऑर्बिटल वेलोसिटी नियर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ हो जाएगा अपना gr। अब अपने से बोला है अच्छा मैक्सिमम एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड टू जस्ट ओवरकम द ग्रेविटेशनल पुल close to the earth surface is the minimum extra kinetic energy required to
रिक्वायर्ड टू जस्ट ओवरकम द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ, मतलब ग्रेविटी से बाहर आपको जाना है। तो इसका मतलब अगर आपको ग्रेविटी से बाहर जाना है तो उस टाइम पर जो आपकी वेलोसिटी होगी वो रहेगी √2gr। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पहले वाली काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो वो हो गया ½ mv² बिकम्स gr। अगर अपन एस्केप करने वाली काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं उसको अपन k' मान लेते हैं तो वो हो जाएगा ½ 2gr। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँगा बेटा तो ये हो जाएगा 1/2 mgr। ठीक है, 1/2 mgr के बराबर है। तो फाइनल मतलब एस्केप करने वाली जो काइनेटिक एनर्जी है वो ट्वाइस ऑफ k आ गई। हमारे से पूछा कितनी ज़्यादा, ये नहीं पूछे कितनी, तो कितनी ज़्यादा मतलब क्या हुआ, दोनों का डिफरेंस k' माइनस k, तो 2k माइनस k, तो हमारे पास आ गया k। तो ये अपने से पूछा था जो कि है बी ऑप्शन में। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्पेस स्टेशन इज़ अ हाइट इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। एक स्पेस स्टेशन है जो कि आपका रेडियस ऑफ अर्थ के जितनी हाइट पर है। वी जो है वो एस्केप वेलोसिटी है सरफेस ऑफ द अर्थ पर। तो आपको बताना इस स्पेस स्टेशन के अंदर कितनी रहेगी। तो देखो बेटा जी, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है सर 2gm/r। अब अगर आप स्पेस स्टेशन पे चले जाएंगे तो वो जाएगा √2gm/r प्लस उतनी ही हाइट है आपकी, तो दैट इज़ r। तो मैं बोल सकता हूँ v' हो गया 1/√2 अंडर रूट कितना रह गया हमारे पास, ये रह गया 2gm/r। ठीक है, √2 में बाहर लिख लिया हूँ बेटा इससे। ठीक है, अंदर लिखेंगे तो वो 2 बन जाएगा जो यहाँ लिखा है। तो इसका मतलब v' जो हो जाएगा 1/√2 ऑफ v हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो गया 1/√2। ठीक, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सॉलिड टॉपिक है हमारा, उस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स है। अपने से बोला है कि बल्क मॉडुलस ऑफ द स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इज B, इट इज़ सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म प्रेशर P। तो फ्रैक्शनल डिक्रीज इन रेडियस बताना है बेटा अपने को। अब देखो, अब आपको पता है बल्क मॉडुलस का जो रिलेशन होता है वो प्रेशर डिवाइडेड बाय चेंज इन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम बिकम्स P/B। ठीक, तो अपने को रेडियस में डिक्रीज बताना है। तो आपको पता है वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। तो अगर आप ΔV/V करेंगे तो वो 3 टाइम्स ऑफ ΔR/R आ जाएगा। सही बात सर। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा इसको 3 ΔR/R इक्वल्स टू P/B। तो ΔR/R जो चेंज आ रहा है वो P/3B। सो दैट इज़ योर आंसर। सो P/3B इज़ योर आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सही बात सर। तो 2 स्टील वायर्स जिनका लेंथ हमारे पास सेम है सस्पेंड किए गए हैं कहाँ से, आपका सीलिंग से, अंडर द सेम लोड इफ़ द रेशियो ऑफ देयर एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, तो एनर्जी डेंसिटी अपने को गिवन है जो कि होती है ½ स्ट्रेस टाइम्स ऑफ स्ट्रेन। तो चाहे तो आप स्ट्रेन को स्ट्रेस की टर्म में लिख लेंगे क्योंकि हमारे पास यंग्स मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है वो स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन होता है सर। तो इसका मतलब हमारा जो स्ट्रेन है वो आपका आ जाएगा स्ट्रेस। स्ट्रेस को मैं सिग्मा लिख लेता हूँ, तो सिग्मा/E। तो यहाँ पर दोनों की वैल्यू रखूँगा तो U इज़ इक्वल्स टू ½ टाइम्स ऑफ सिग्मा/E। तो U इज़ इक्वल्स टू σ²/2E। ठीक, तो ये हमारे पास फॉर्मूला हुआ। पर अपने से डायमीटर का रेशियो पूछा है तो मतलब सिग्मा को फोर्स अपॉन एरिया लिखना पड़ेगा। फोर्स जो है वो लोड है और लोड हमारे पास सेम है। तो इसका मतलब U जो हो जाएगा वो हो जाएगा सर 4² डिवाइडेड बाय 2E और U इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हो गया A²। ठीक है, A² का मतलब π/4 D²। तो मतलब U इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू D²। ये हमारे पास रिलेशन डिड्यूस हो गया। तो अगर अपन U1/U2 करते हैं तो बेटा जी वो D2/D1 की पावर 2 आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ चले, ओके, इट इज़ A² नॉट पावर 2, इट इज़ पावर 4। ठीक, तो ये हमारे पास 4, क्योंकि ये π/4 D² का भी स्क्वायर है तो पावर 4 हो गया। तो यहाँ U1/U2, तो अगर अपन लिखते हैं एनर्जी स्टोर्ड, सो इट बिकम्स 1/4 इक्वल्स टू D2/D1 टू द पावर 4। तो यहाँ से इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे सो ये आ जाएगा अपना 1/4 की पावर 1/4 इक्वल्स टू 1/4 डिवाइड की पावर 1/4 D2/D1। अब हमारे, ठीक है, तो अगर अपन इसको देखते हैं तो 1/4 की पावर 1/4 हो जाएगा अपना D2/D1 विच बिकम्स 1/√2। ठीक है, अपने से पूछा क्या था बेटा D1/D2, तो अपना कितना हो गया √2/1। ठीक है, √2/1 इज़ इन 4th ऑप्शन, ये अपना आंसर हुआ है। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट। अब अपने पास क्वेश्चन है थर्मल फिजिक्स के। तो सर प्रीवियस ईयर में जो थर्मल फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे थे वो थर्मल एक्सपेंशन से पूछा था। हम थर्मल एक्सपेंशन के साथ साथ न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग और कैलोरीमेट्री, कुछ बच्चे कह सकते हैं कि सर न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग सिलेबस से हट गया है। बिल्कुल हट गया, पर पिछले कुछ सालों के अंदर आप
देख रहे हैं रिमूव्ड सिलेबस से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो पहले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारे से पहला क्वेश्चन क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। ध्यान रखना बेटा, प्रेशर कांस्टेंट दिया गया है और रिलेशन पूछा है हमारा किस किस के बीच में, दैट इज़ वॉल्यूम, दैट इज़ कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन और आपका 1/t के बीच में। ठीक है, तो आप बताएंगे अल्फा वी हमारे पास कितना हो गया, चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम टाइम्स ऑफ डेल्टा टी। प्रेशर कांस्टेंट है, आइडियल गैस की बात हो रही है। ठीक है, ऐसा हमारे को क्वेश्चन में मेंशन किया गया है। तो पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी होता है बेटा, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो ये बन जाएगा पी डेल्टा वी इज इक्वल्स टू एन आर डेल्टा टी। तो हम यहाँ से डेल्टा वी बाई डेल्टा टी की वैल्यू निकाल लेंगे, तो सर वो आ गई एन आर बाई पी, तो उसको अपन यहाँ रख लेंगे। तो अल्फा वी इज इक्वल्स टू, ठीक, तो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी अपने पास हो गया एन आर बाय पी वी। पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी होता है, तो एन आर बाय एन आर टी, एन आर से एन आर कैंसिल हो गया, तो अल्फा वी हो गया 1/t। तो इसका मतलब अल्फा वी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/t के। तो इन दोनों के बीच में अगर मुझे रिलेशन बनाना है तो वो कांस्टेंट को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो इस हिसाब से नेक्स्ट क्वेश्चन के हमारे से क्या बोला है, अच्छा ये हमारा न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग पर बेस्ड क्वेश्चन है। आपने से बोला है कि अ कप ऑफ टी कूल्स फ्रॉम दिस टेम्परेचर टू दिस टेम्परेचर। पहले तो आप सब बच्चे फॉर्मूला देख लीजिए, टेम्परेचर चेंज डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल्स टू टेम्परेचर एवरेज माइनस द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग गेट मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट। ठीक है, अब अपने को दो रिलेशन इसमें अपने को यूज़ करने बेटा। पहला रिलेशन हमारा क्या हो गया 65.5, तो यहाँ लिख लेंगे 65.5 माइनस 62.5 बाय 1 मिनट इक्वल्स टू 65.5 प्लस 62.5 बाय 2 एंड द सराउंडिंग टेम्परेचर इज़ -22.5। इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो ऊपर में बन रहा है 3, नीचे 1 मिनट इक्वल्स टू, तो ये अपने पास प्लस करेंगे तो 65 प्लस दिस बिकम 66 प्लस दिस, सो 128/2 -22.5। इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं 64, और 64 में से इसको माइनस करेंगे तो 41.5। ठीक है, तो ये अपने पास आ गया 3/1 मिनट इक्वल्स टू 41.5। ठीक है, तो ये अपनी बेटा पहली इक्वेशन आ गई। सही बात सर। अब दूसरी कंडीशन हमें गिवन है कि यहाँ से हम यहाँ जा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं 46.5 माइनस 40.5 डिवाइडेड बाय टाइम पूछा है, 46.5 प्लस 40.5 डिवाइडेड बाय 2 माइनस सराउंडिंग इज़ 22.5। ये आ गया 6/t इक्वल्स टू, इन दोनों को अपन प्लस कर लेते हैं तो ये 47 हो रहा है, प्लस 40 87 हो रहा है, 87/2 माइनस 22.5। तो ये कितना आ जाएगा, सो इट बिकम 46.5। इसको माइनस कर लेते हैं, सो ये ऑलमोस्ट 3 आएगा, ये 3 2 6। ठीक, सो ये हमारे पास आ रहा है 21। तो यहाँ से अगर हम दूसरी इक्वेशन और पहली इक्वेशन को डिवाइड करते हैं, सो 3/v बाय 6/t इज इक्वल्स टू 41.5/21। सो इसको ऊपर ले जाएंगे, कैंसिल आउट हो गया, सो t/2, इसको अप्रॉक्सीमेटली मैं 2 लिख लेता हूँ, सो t इज इक्वल्स टू 4। तो अपने पास जो टाइम आ रहा है कि सर वो आ रहा है 4 मिनट। सही बात। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। दो लिक्विड्स है A एंड B, उन दोनों का अपने को टेम्परेचर गिवन है 32 डिग्री और 24 डिग्री। व्हेन मिक्सड इन इक्वल मासेस द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर शुड बी 28 डिग्री, देयर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। देखो पहले एक लिक्विड था 32 से 28 पे आ गया, दूसरे वाला 24 से 28 पे आ गया, मतलब एक ने लॉस किया एक ने गेन किया। तो हम बोल सकते हैं हीट लॉस्ट इज इक्वल्स टू हीट गेन। सही बात सर। तो हीट लॉस्ट वाले का कितना हो गया, अब उन्होंने बोला है इक्वल मासेस है, तो इक्वल मासेस हो गए तो एम सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ फर्स्ट, ठीक है, और चेंज इन टेम्परेचर हो गया 32 माइनस 28 इज इक्वल्स टू एम सी टू, इंक्रीज इन टेम्परेचर हुआ 28 माइनस 24। तो ये अपने पास कितना जा रहा है, तो ये हमारे पास आ गया बेटा C1 टाइम्स ऑफ 4 इज इक्वल्स टू C2 टाइम्स ऑफ 4। सो C1/C2 इज इक्वल्स टू 1:1।
1। सो ये अपना आंसर हो गया। मूविंग टू द नेक्स्ट, हमारे से बोला विच ऑफ द सब्सटेंस ABC हैज़ द हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। पहले आप समझ लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब क्या होता है कि सर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से मतलब है हमारा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट एनर्जी 1 मोल या 1 मास को चाहिए होती है उसके हिसाब से आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैलकुलेट होता है। अगर हम यहाँ पर किसी टेम्परेचर की, और ये जो हमें ग्राफ गिवन है तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कोई एक टाइम ले लेते हैं, उस टाइम पर चेक करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास टाइम है। तो अगर आप ध्यान दो तो एक टेम्परेचर पर आपका तीनों ग्राफ का अलग अलग टाइम आ रहा है, ठीक है। जिसका टाइम ज़्यादा है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो उस टेम्परेचर तक पहुंचने में ज़्यादा समय ले रहा है, तो मतलब ज़्यादा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। तो जो ज़्यादा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा रहेगा। सो सी हैज़ द हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे क्वेश्चन से बेटा थर्मोडाइनमिक्स पे बेस्ड, पिछले बार में या पिछले पेपर्स के अंदर थर्मोडाइनमिक्स में से फर्स्ट लॉ, आइसोथर्मल प्रोसेस और कार्नोट इंजन पर क्वेश्चन पूछा गया है। हम भी उन्हीं बेस्ड पर और इंक्लूडिंग साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। मैं यहाँ लिखा हूँ सारी चीज़ें कि इस टॉपिक के अंदर अपन हम कौन कौन से, या इस वीडियो के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, नंबर ऑफ कार्नोट इंजन आर ऑपरेटेड एट आइडेंटिकल कोल्ड रिजर्वॉयर टेम्परेचर T1, हाउएवर देयर हॉट रिजर्वॉयर टेम्परेचर आर केप्ट डिफरेंट। आपको ग्राफ बनाना है एफिशिएंसीज़ का और आपका टेम्परेचर जो आपने प्लॉट किए हुए हैं, मतलब एफिशिएंसी और जो रिजर्वॉयर है हायर टेम्परेचर जो है उसके बीच का ग्राफ आपको बनाना है। आपको पता है एफिशिएंसी होता है 1 माइनस, ऊपर में जो हम लिखते हैं वो लोअर टेम्परेचर लिखते हैं जो कि इसमें T1 गिवन है कोल्ड टेम्परेचर, और हायर टेम्परेचर को TH लिखते हैं, ठीक है। तो अब अपने को रिलेशन बताना है। तो पहले तो आप बेटा अपनी इक्वेशन देख लीजिए, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन में आपको बताया ग्राफ बनाने के लिए इक्वेशन चाहिए होती है। अगर मान लीजिए T1 और TH दोनों बराबर होते हैं तो उस टाइम पर एफिशिएंसी 0 होती है, ठीक है। तो आपका ये TL है, सॉरी, तो यहाँ पर आप इसको TL लिख लीजिएगा, ये TH। तो अगर TL और TH बराबर होते हैं तो एफिशिएंसी 0। तो ऐसा आपके ग्राफ में आप अगर चेक करेंगे तो हर पॉइंट पर है, ठीक है जी। तो अब हमें चेक करना है, तो पहला पॉइंट तो हमारा सेटिस्फाई होता है। अब हमें चेक करना है कि आपका ग्राफ कैसा होगा। अगर अपन TH की वैल्यू को बढ़ाते हुए चलेंगे तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर TH की वैल्यू को हम बढ़ाएंगे तो ये पूरी की पूरी वैल्यू घटेगी, तो ये डिक्रीज़ करेगी। तो 1 में से अगर छोटी वैल्यू को हम माइनस करेंगे तो एफिशिएंसी इंक्रीज़ करेगी। तो ऐसा जिसमें इन्वर्सली डिपेंड कर रही हो और एफिशिएंसी इंक्रीज़ कर रही हो, तो बेटा ऐसा सिर्फ आपके पास एक ही ऑप्शन है, वो है बी ऑप्शन। यहाँ से स्टार्ट हुआ और इसमें आपका क्या हो रहा है कि जैसे जैसे आप अपना TH की वैल्यू बढ़ाते हुए जा रहे हो वैसे वैसे आपकी एफिशिएंसी बढ़ती भी जा रही है। बच्चे कहेंगे सर इसमें भी, पर इसमें स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि इसमें स्ट्रेट लाइन कब यूज़ करते हैं, जब डायरेक्टली डिपेंडेंट होती है। तो यहाँ डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे से क्या बोला है सर, इस क्वेश्चन में हमारे से बोला है कि आइडियल गैस है, वर्क डन 0 है, तो इसका मतलब dq इज इक्वल्स टू du प्लस dw अपना 0 हो गया, तो dq इज इक्वल्स टू du। अब dq की वैल्यू लेस देन 0 है, मतलब du इज़ लेस देन 0। du हमारे पास क्या होता है, दैट इज़ योर NCV डेल्टा T इज लेस देन 0। तो इसका मतलब जो चेंज इन टेम्परेचर है, जो कि फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर होता है, वो लेस देन 0 है। तो मतलब T फाइनल इज़ लेस देन T इनिशियल, तो मतलब टेम्परेचर आपका डिक्रीज़ कर रहा है। सो ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। रेशो ऑफ वर्क डन बाय द आइडियल गैस मोनोटोमिक गैस टू द हीट सप्लाइड टू इट इन एन आइसोबारिक प्रोसेस। तो वो आपका रेशो पूछ रहा है वर्क डन का, और वर्क डन भी कौन सा, आइडियल मोनोटोमिक आइडियल गैस का, और हीट सप्लाइड, ठीक है बेटा जी। और हीट सप्लाई आपकी कौन से प्रोसेस पे की गई है सर, आइसोबारिक। तो हीट सप्लाई आपकी जो है प्रेशर कांस्टेंट पर है। आप सब बच्चे जानते हैं जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो NCP डेल्टा T का फॉर्मूला लगेगा। मोनोएटोमिक गैस है तो मोनोएटोमिक गैस के लिए आपका CP का वैल्यू कितना रहता है, F/2 + 1, तो दैट इज़ 5/2, ठीक। तो यहाँ से हमारे पास हीट एनर्जी तो अपने को मिल गया, सही बात सर, अपने को हीट एनर्जी मिला। आपको वर्क डन भी निकालना है, तो वर्क डन कैसे निकालेंगे, Q इज़ इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W। यहाँ से हम यूज़ कर सकते हैं, तो W हो जाएगा Q माइनस डेल्टा U, तो W हो गया अपने पास NCP डेल्टा T माइनस इंटरनल एनर्जी होता है NCV डेल्टा T। यहाँ से NCP कॉमन, N डेल्टा T कॉमन, तो हम यहाँ से क्या ले लेंगे बेटा, N डेल्टा T कॉमन ले लेंगे, बिल्कुल सही बात सर। तो ये हमारे पास हुआ वर्क डन इज इक्वल्स टू N डेल्टा T कॉमन, CP की वैल्यू है 5/2
-3/2। तो W अपने पास आ गया कितना, n डेल्टा टी, एलसीएम लेके बचा 1, ठीक। तो वर्क डन तो आ गया हमारे पास n डेल्टा टी, सही बात सर। और यहाँ पर हीट एनर्जी हमारे पास कितनी है, वो हो रही है Q = 5/2 n डेल्टा टी। तो अब अपने को इन दोनों का रेशो करना है, आप फटाक से रेशो कर दीजिए। तो ये आगे W/Q, W हो गया n डेल्टा टी और ये हो गया बेटा हमारे पास 5/2 n डेल्टा टी। तो n डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल, सो 2/5 इज़ योर आंसर। तो ऐसा किस में है, डी ऑप्शन में। मूविंग टू द नेक्स्ट। अच्छा, अगला क्वेश्चन हमारा जो है साइक्लिक प्रोसेस पे बेस्ड है। इसमें क्या बोला है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम अंडरगो साइक्लिक प्रोसेस ABC। आपको ध्यान रखना है जब कभी भी बेटा साइक्लिक प्रोसेस हो तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चेक किया जाता है, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। जैसे कि आपकी जो साइकिल है वो एंटी क्लॉकवाइज है तो वर्क डन अपना नेगेटिव रहेगा। तो पहले तो इसमें नेगेटिव वर्क डन के 2 ही ऑप्शन है, कैलकुलेट करते हैं। और दूसरा एरिया अंडर द ग्राफ जो होता है वो वर्क डन देता है। तो यहाँ पर हो गया हाफ बेस टाइम्स ऑफ हाइट, क्योंकि आपका क्या बना हुआ है, ट्रायंगल हमारे पास बन रहा है। तो हाफ बेस अपना हो गया 5 और हाइट हो गया अपना 300। तो अगर अपन इसको डिवाइड करते हैं तो 150, तो ये आ गया 750, वो भी नेगेटिव का। तो आंसर आ गया ए, ठीक। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फॉर विच कॉम्बिनेशन ऑफ वर्किंग टेम्परेचर द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज द लीस्ट, ठीक है। तो आपको एफिशिएंसी के लिए 1 - T2/T1 करना है। T1 जो होता है वो लोअर टेम्परेचर होता है, T1 जो हायर टेम्परेचर है। मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो आपके 80/100, एक है आपका बेटा 20/40, एक है हमारे पास 40/60 और एक है हमारे पास 60/80। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है 0.8, 1 में से माइनस करेंगे तो एफिशिएंसी आएगी 0.2। इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं 0.5 तो एफिशिएंसी आएगी 0.5। इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं तो ये आता है 2/3। तो 2/3 में से अगर हम करते हैं एफिशिएंसी 1 - 2/3, सो 1/3 विच इज़ इक्वल्स टू 0.33। ऐसे अगर इसको अपन सॉल्व करते हैं तो बेटा ये आता है 2, 3 और 2, 4, so it becomes 3/4, so efficiency become -3/4, so it becomes 0.25। आपसे क्या पूछा गया था कि इनमें से लीस्ट किसका होगा। तो आप जैसे कि चेक कर पा रहे 0.25 है, एक हमारे पास ये है। तो लीस्ट वाला जो आपके पास एफिशिएंसी आ रहा है 0.2 सबसे कम आ रहा है, तो ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट। What is the source temperature of the Carnot engine required to get 70% efficiency। देखिए सिंक का टेम्परेचर 27 डिग्री है, तो 27 + 273 कितना हो जाएगा बेटा, इट बिकम्स 300 केल्विन। पहली बात का ध्यान रखना है। अब दूसरा हमारे से एफिशिएंसी कितना गिवन है, 70%। सो मतलब 0.7 की आपकी एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी हो गया 1 - T2/T1। तो यहाँ से T2/T1 की वैल्यू होगी 1 - एफिशिएंसी। एफिशिएंसी 0.7, तो बेटा ये बात बची 0.3। बिल्कुल सही बात सर। T2/T1 अपने को T1 चाहिए, तो T1 अपना हो गया बेटा T2/0.3। T2 की वैल्यू हमारी थी 300 केल्विन बाय 0.30, तो ये आ गया अपना T1 आ गया 1000 केल्विन। तो इसमें से अपन -273 कर लेंगे तो वो आएगा 727 डिग्री सेल्सियस। तो अपना सी ऑप्शन हो गया बेटा करेक्ट। अगला टॉपिक हमारा फ्लूइड है जिससे हम क्वेश्चन करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर में जो फ्लूइड से बेटा क्वेश्चन पूछा गया है वो सरफेस टेंशन पे पूछा गया है। तो हम सरफेस टेंशन के साथ साथ टोरिसिलीज एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड भी प्रॉब्लम कर लेंगे। तो हमारे से क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है कि 2 कैपिलरी ट्यूब है P एंड Q, डिप की गई आपके द्वारा वर्टिकली वाटर के अंदर। अच्छा, अब देखिए आपका सरफेस टेंशन का फॉर्मूला या हम बोलेंगे हाइट, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला जो होता है बेटा वो 2t cos θ/ρgr होता है। बिल्कुल सही बात सर, ठीक है। अब हमारे से रेशियो ऑफ डायमीटर पूछा है, तो मतलब एक तरीके से रेडियस का रेशियो हम निकाल सकते हैं। अच्छा, उसमें भी हमारे से क्या बोला है कि जो हाइट है P की, ठीक है, द हाइट ऑफ द लेवल ऑफ कैपिलरी ट्यूब इन P इज़ 2/3, ठीक है। तो ये वाली जो हाइट है वो 2/3 है हाइट इन Q के। बिल्कुल सही बात सर, ये हमारे से गिवन है। अब आप देखेंगे तो हाइट और रेडियस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रेशियो है। तो अगर मैं HP/HQ लिखूंगा जो कि 2/3 आएगा, तो HP/HQ जो हो जाएगा वो रेडियस ऑफ Q डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ P हो जाएगा, ठीक है। और रेशियो भी हमारा P और Q का पूछा है, तो इसका मतलब कि मैं यहाँ लिख सकता हूँ RQ/RP इज इक्वल्स टू 2/3, सो RP/RQ बिकम्स 3/2। तो ये आपका बच्चों आंसर आ गया। तो 3/2 इज़ योर आंसर। सही बात सर। टोरिसिलीज एक्सपेरिमेंट पे देखिए बेटा क्या क्वेश्चन पूछा है आपसे। क्वेश्चन में पूछा है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। पहला काम ध्यान रखेंगे, इसमें 2 हाइट अपने को गिवन की गई है क्वेश्चन के अंदर। एक हाइट तो ये वाली है जो कि 2
सेंटीमीटर लिखी गई है, और एक हाइट बेटा ये है जो कि लिखी गई है 8 सेंटीमीटर। यहाँ से जब पानी आगे आके गिरेगा तो वो पूछ रहा है कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी होगी। आप सब बच्चों को पता है मैक्सिमम का फॉर्मूला होता है u²/g, ठीक है, पर उससे हमें इसमें नहीं करना होता। यहाँ पर जो फॉर्मूला हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड का लेंगे, सो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड टाइम्स टाइम, ठीक। तो स्पीड जिससे ये बाहर आएगा वो √2g, और हाइट उसमें ऊपर से ली जाती है, ठीक है। बर्नौलीज इक्वेशन, टोरिसेली एक्सपेरिमेंट में आपने ये चीज़ याद की होगी, अगर नहीं की होगी तो अब आप याद कर लेंगे कि आपकी जो वेलोसिटी होती है उसमें ऊपर वाली हाइट लेते हैं, और टाइम के लिए 2h नीचे वाली हाइट हम यूज़ करते हैं डिवाइडेड बाय g। तो जब अपन इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास जो r का फॉर्मूला आएगा बेटा वो आ जाएगा 2√h टाइम्स ऑफ कैपिटल H। सो r इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल h इज़ 2, कैपिटल H इज़ 8। तो 8 to 16, 16 रूट से बाहर 4, तो ये आ गया अपने पास 8 सेंटीमीटर। तो अपना आंसर हो गया 8 सेंटीमीटर। सही बात सर। अगले क्वेश्चन में हमारे से क्या बोला, द एक्सेस प्रेशर ड्यू टू अ सरफेस टेंशन इनसाइड अ स्फेरिकल ड्रॉप इज 6 यूनिट। तो आपका स्फेरिकल ड्रॉप है, ठीक है, तो स्फेरिकल ड्रॉप के अंदर जो एक्सेस प्रेशर है, ठीक है जी, तो आपके पास जो एक्सेस प्रेशर है वो कितना हो गया, मान लेते हैं 2T/r हो गया हमारा, ठीक है। इस टाइम जो इसका रेडियस है उसको अपन स्मॉल r मान लेते हैं बेटा, ठीक है। अब ये ऐसे ऐसे 8 ड्रॉप्स कंबाइन करके एक बड़ी ड्रॉप बनाते हैं। तो अगर ये बड़ी ड्रॉप हमारे पास बनाएंगे तो उसका रेडियस अपन r ले लेते हैं। आपको पता है 8 छोटी छोटी ड्रॉप्स का जो वॉल्यूम होगा वो एक बड़े वाले वॉल्यूम के बराबर होगा। तो हम यहाँ दोनों का वॉल्यूम इक्वेट कर लेंगे बेटा जी। तो 4/3 कैंसिल, तो कैपिटल R आ जाएगा 2r, ठीक है। तो दोनों साइड क्यूब रूट करेंगे तो 2 का क्यूब आ जाए, 8 का क्यूब आ जाएगा 2, और r क्यूब का आ जाएगा r, ठीक है। तो ये रिलेशन आ गया। अगर अब मैं इसमें हमारे से बोला गया था कि एक्सेस प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन इनसाइड द लार्जर ड्रॉप, तो अगर मैं लार्जर ड्रॉप का एक्सेस प्रेशर निकालता हूँ, लेट इट बी P', तो वो हो जाएगा 2T/2r। तो इसका मतलब P' जो हो गया बेटा, तो वो हो गया 1/2 टाइम्स ऑफ 2T/r, एंड 2T/r इज द इनिशियल एक्सेस प्रेशर, सो इट बिकम्स P/2। तो P' 6/2 आ जाएगा, तो मतलब आंसर आ गया 3 यूनिट। तो हमारा ए ऑप्शन इज करेक्ट। अगला टॉपिक है हमारा KTG, ठीक है। तो KTG के अंदर जो पिछले टॉपिक्स या प्रीवियस ईयर के अंदर जो टॉपिक्स आए हैं वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और डिग्री ऑफ फ्रीडम में पूछा है। सही बात सर। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम हम भी जो कवर करने वाले हैं वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले पे क्वेश्चन करने वाले हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम पे क्वेश्चन करने वाले हैं, और मिक्सिंग ऑफ गैसेज, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो हमारे से पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इज इंक्रीज्ड बाय कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट। देखो अब आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दिया। अब आपका क्या पूछा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। आपको बता दूं बेटा मैं, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 3/2 PV। ये काइनेटिक एनर्जी का जनरल फॉर्मूला होता है। यहाँ से PV की डिफरेंट वैल्यूज़ रख के आप डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। और PV हमारे पास होता है nRT। इन्होंने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया है, तो मतलब PV की वैल्यू को कांस्टेंट कर दिया है। अगर यहाँ पे बेटा PV कांस्टेंट हो गया तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या आ जाएगा सर, कांस्टेंट आ जाएगा। तो इसलिए अपना आंसर क्या हो गया, रिमेन सेम। सही बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। प्रेशर ऑफ आइडियल गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू। देखो अब आपसे पूछा गया है कि प्रेशर जो है आइडियल गैस का, उसमें अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दें तो किसके प्रोपोर्शनल रहेगा। आप खुद देखो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया 3/2 PV। वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दोगे तो आपका प्रेशर जो है काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। तो आंसर हो गया एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। सही बात सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, तो फटाफट आप दिमाग लगाते हुए चलो। लास्ट टाइम पे अपने को थोड़ा पेस तो रखना ही पड़ेगा बेटा, तो वही मैं रख के चल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन से पूरी 11th को करना और कम टाइम में करना है, जिससे कि आप बच्चों का टाइम भी वेस्ट ना जाए। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस आर नोन टू हैव 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो हमारे से क्या बोला है, तो 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है और 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो इसका मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल हमारे पास 5 है। और इसमें आपसे क्या बोला गया है, द गैस इज मेंटेन एट टेम्परेचर T, टोटल इंटरनल एनर्जी इज U ऑफ अ मोल ऑफ दिस गैस। अच्छा, तो हमारे से इंटरनल एनर्जी आपको पता है NCV डेल्टा T होता है, और CV का फॉर्मूला होता है बेटा F/2R। ठीक है, तो U हो गया अपने पास, 1 मोल की बात की गई है तो N हो गया 1, सो ये हो गया अपने पास 5/2RT। तो इंटरनल एनर्जी ये हुआ।
और गामा का फॉर्मूला होता है बेटा CP/CV। इसको सॉल्व करके आप डायरेक्ट सब बच्चे याद रख लेंगे F+2/F। F इज़ रिप्रेजेंटिंग टू डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो गामा की वैल्यू आ गई अपने पास 5+2/5, सो इट बिकम्स 7/5। तो ऐसा किस ऑप्शन के अंदर है हमारे पास? डी ऑप्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते बेटा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? वन मोल ऑफ मोनो एटॉमिक गैस, मोनो एटॉमिक आइडियल गैस इज मिक्सड विद 1 मोल ऑफ डायटोमिक गैस। तो 1 मोल मोनो, 1 डाया। तो डाया के लिए जो रहने वाला है डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, मोनो के लिए 3। ठीक है, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मिक्सचर पूछा है, दोनों टाइम पे मोल बराबर है। सो N1 इज इक्वल्स टू दिस। तो अगर हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालें बेटा मिक्सचर की, तो वो हो जाएगा N1 CV1 प्लस N2 CV2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। तो ये जनरल फार्मूला हो गया। तो अगर हम CV की बात करें तो वो होता है F/2R। ठीक है, तो अगर हम CV1 को निकालेंगे, क्योंकि वो मोनोएटॉमिक के लिए निकलेगा, सो इट बिकम्स 3/2R, और डायटोमिक के लिए निकालूंगा तो बेटा वो हो जाएगा 5/2R। तो यहाँ दोनों की वैल्यू रखेंगे तो इट बिकम्स 1 तो अपने पास आ गया 3/2R प्लस 5/2R डिवाइडेड बाय 1 + 1। तो ये आ गया अपने पास कितना बेटा टोटल में? सो 8/4, सो 8/4R, सो इट का मतलब 2R। तो अपना ऑप्शन 2R, सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। SHM। तो अगला टॉपिक हम लास्ट में ऑलमोस्ट वीडियो के पहुंच ही गए हैं। ठीक है, तो आप देखते जा रहे होंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जा रहे होंगे, जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे उनको आप क्लियर करते जा रहे होंगे। ठीक, तो अगर हम SHM की बात करें बेटा, तो प्रीवियस ईयर टॉपिक के अंदर XT और टोटल एनर्जी पर क्वेश्चन पूछा था। हम भी क्या करने वाले हैं बेटा? एनर्जी सिंपल पेंडुलम और इक्वेशन बेस्ड प्रॉब्लम करने वाले हैं। ठीक है, तो आपका द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू द पोटेंशियल एनर्जी, देखिए काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ½ m² A² माइनस Y², और पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है ½ m ω² Y²। तो ये अपने पास कैंसिल आउट हो गया। सो K/U बिकम्स A² माइनस Y² डिवाइडेड बाय Y²। ठीक है, तो आपसे बोला गया है कि जो y है वो हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड है। तो इसका मतलब इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे, सो A² माइनस A² डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय A² 4। ठीक है, तो ये अपने पास आ जाएगा 3/4 A² डिवाइडेड बाय A² 4। सो कैंसिल आउट, तो अपने पास K/U की वैल्यू आ रही है बेटा 3/1। सही बात सर। मूविंग टू द अच्छा, ये कौन से ऑप्शन में हमारे पास 3:1? सी ऑप्शन में। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो 2 सिंपल पेंडुलम दिए गए हैं। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपको पता है 2π√L/g। इसका मतलब जो टाइम पीरियड है वो √L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब चेक कर लेते हैं क्या क्या हमें क्वेश्चन में गिवन है। ए के लिए अपने को गया है 10 ऑसिलेशन 20 सेकंड में। आपको पता है जो टाइम पीरियड होता है वो एक ऑसिलेशन का होता है। तो अगर 10 ऑसिलेशन आपके 20 सेकंड में कर रहे हैं तो टाइम पीरियड 2 सेकंड रहने वाला है। ठीक बात सर। और अगले क्वेश्चन में हमारे से बोला है कि अगर 8 ऑसिलेशन वो 10 सेकंड में कर रहा है तो टाइम पीरियड 10/8 माने तो 5/4 रहने वाला है। सही बात सर। लेंथ का रेशियो पूछा है, तो आपको पता है T² इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। तो पहली लेंथ दूसरी लेंथ मतलब कि T1/T2 का होल स्क्वायर। तो T1 अपने पास 2 है, सो ये हो गया 5/4 ऊपर जाएगा का होल स्क्वायर, सो 8/5 का होल स्क्वायर, सो इट बिकम्स 64/25। सो डी ऑप्शन। Moving to the next question, a particle executing SHM has maximum speed of 0.5 मीटर पर सेकेंड। मैक्सिमम स्पीड गिवन है अपने को। सो V max होता है ω/a, उसकी वैल्यू अपने को गिवन है बेटा 0.5। सही बात सर। मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है ω²a, उसकी वैल्यू अपने को गिवन है 1। ठीक, तो अगर अपन इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो ओमेगा बचता है। सो 1/ω इज इक्वल्स टू 0.1। सो ये बच गया अपने पास 1/2। सो ओमेगा बिकम्स 2। हमारे से क्या पूछा था उसने? हमारे से पूछा था द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन, यही क्वेश्चन था। तो आंसर आ गया ए। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM x इज इक्वल्स टू 3 sin 2πt प्लस π/4। ठीक है, तो इक्वेशन अपने को गिवन की गई है। एम्पलीट्यूड पूछा है, तो बेटा आपको पता है एम्पलीट्यूड तो जो सामने लिखा होता है वो होता है। सो 3 मीटर इज योर एम्पलीट्यूड। अगली चीज़ क्या पूछिए? मैक्सिमम स्पीड। सो V max क्या होता है अपने पास? वो होता है ω/a। ओमेगा ये रहा 2π के बराबर। सो 2π टाइम्स ऑफ 3। तो इसका आंसर आ गया बेटा जी 6π। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट।
लास्ट चैप्टर को भी फटाफट देख लेते हैं। वेव के अंदर प्रीवियस ईयर में प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव जो कि आप डायरेक्ट लर्न कर सकते हैं, V इज टू एफ लेमडा, और ओपन एंड क्लोज्ड ऑर्गन पाइप पे पूछा था। अपन भी जो क्वेश्चन करने वाले ओपन एंड क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के और स्ट्रिंग एट बोथ एंड फिक्स्ड के क्वेश्चन करने वाले हैं। हमारे से क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है कि फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। तो आपको ध्यान रखना है, जब कभी भी क्लोज्ड ऑर्गन पाइप हो तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है V/4L, दैट इज़ फंडामेंटल। फर्स्ट ओवरटोन के लिए अपने को जाना पड़ेगा 3V/4L पर। ठीक, फॉर्मूला अच्छे से याद रखेंगे बेटा। मैं आपको इसके लिए भी एक वीडियो बनाया था, स्ट्रेटेजी वीडियो, तो आप उसको भी गो थ्रू कर सकते हैं, उसमें मैंने आपको बताया था। पर अब तो अपना लास्ट टाइम ही आ गया है, तो आपके लिए फॉर्मूले तो मस्ट है, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन ही आपके पास मैक्सिमम आएंगे, तो इसलिए फॉर्मूलाज को अच्छे से लर्न रखेंगे सब बच्चे। अगले पे चलते हैं, सेकंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप। तो अगर अपन ओपन ऑर्गन की पाइप की बात करें तो वो 2L होता है, सेकंड हार्मोनिक की बात करें बेटा तो वो 2V/2L हो जाएगा। हमारे से क्या दोनों की लेंथ अलग अलग है, एक की लेंथ L1 है, एक की L2 है। अपने से बोला गया है कि ये जो फ्रीक्वेंसीज आप F1 और F2 लिखे हो, जो कि फर्स्ट ओवरटोन और सेकंड हार्मोनिक की है, अलग अलग ऑर्गन पाइप में ये इक्वल है। तो इसका मतलब 3V/4L1 जो है बेटा वो 2V/2L2 के बराबर हो गया। तो यहाँ से अगर अपन सॉल्व करें, 2 से 2 कैंसिल, V से V कैंसिल, तो 3/4L1 इज इक्वल्स टू 1/L2। अपने से L1/L2 का रेशो पूछा है, सो वो आ गया अपना 3/4। तो ऐसा किस ऑप्शन में गिवन है कि सर ए ऑप्शन में। मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2 मीटर इज फिक्स्ड एट बोथ एंड। अब आपका जो स्ट्रिंग है वो दोनों एंड पर फिक्स्ड है। जब आप उसको वाइब्रेट कराएंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी का जनरल फॉर्मूला होता है NV/2L। अब इसको चेक कर लेते हैं। उसने बोला है कि इफ़ द स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इन द फोर्थ नॉर्मल मोड, तो मतलब एच की वैल्यू कितनी होगी बेटा जी 4, विद द फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 500। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास हो गई बेटा जी 500। तो यहाँ पर हम रखेंगे, सो 500 इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ V/2, लेंथ इज 2 मीटर, सो 2 to 4, सो वेलोसिटी बिकम्स 500 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे से क्वेश्चन के अंदर यही पूछा था कि वेलोसिटी क्या होगी। ठीक, तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, ये पूरा का पूरा मैं आपको दे दिया हूँ बेटा, वन शॉट है। इसके अंदर हमने प्रीवियस ईयर, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, कि प्रीवियस ईयर के अंदर आने वाले जो टॉपिक है वो तो कवर्ड है ही है, उसके अलावा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मैंने इसमें कवर किए हैं। ठीक, तो फिर आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। आप सब बच्चे वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, गो थ्रू करेंगे। जिस किसी बच्चे का कोई डाउट रहेगा तो वो आपका कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछेगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड थैंक यू फॉर टुडे। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, बाय बाय।